हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से संबंधित सवालों को देखेंगे और इसके अलावा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी बीपीएससी के पीवाईक्यू होने वाले हैं, जिसमें बीपीएससी प्री 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ और जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्ज़ाम के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है और आप इस चीज़ को हमारी पिछली क्लासेस के माध्यम से जान गए होंगे। कितने बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये आप सभी को पता चल गया होगा। तो आप सभी को पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब केवल और केवल आपको पीवाईक्यू ही नहीं पढ़ना है, बल्कि एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, उसको भी देखना है और सुनना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी जो है वो ज़रूर पढ़नी है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी अब जरूर पढ़िएगा अगर आप जो है मध्य विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उससे ऊपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी की किताबें जो बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है, सरकारी बुक है, उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। सवाल वहाँ से अधिकतर सवाल जो है वहीं से बनते हैं। और क्योंकि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ध्यान नहीं देते और एग्जाम में जब सवाल आता है तो आप कहते हैं कि सवाल कहाँ से आ गया, तो उसको लाइन बाई लाइन आपको पढ़ना है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करके उसको रिवाइज करना है। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, एक बार उसको भी आप जरूर देखिएगा। और जैसे ही जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक ख़त्म होता है तो हम पॉलिटी या बिहार जीके जीएस आपको शुरू करवा देंगे। अभी देखिए, एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्लासेज आपके लिए नहीं ला रहे हैं। और जैसे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे हम लगातार आपको जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेज रोज़ अपलोड करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम आपके साथ जो है लाइव आकर पढ़ टीचिंग कर सकें, लेकिन जैसे जैसे आप हमारा सहयोग करेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम आपके साथ लाइव भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है एक बार फिर से कि आप लोग स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सवाल मैंने पूछा था आप सभी के होमवर्क के लिए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा जो है किसने दिया था। तो यह नारा जो है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये तिलक जी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए, गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि कई स्वराज के बिना जो है स्वराज के बिना जो है कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेतृत्व में एक लीग के जो नेतृत्व कर रहे थे वो तिलक जी थे और दूसरी की जो लीग थी ये एनी बेसेंट जी ने बनाई थी। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी और इसी लीग आंदोलनों के दौरान तिलक ने जो है उपयुक्त नारा दिया था। अगला सवाल देखिए, 43वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये कहाँ के थे, ग्रामीण क्षेत्रों से थे या शहरी क्षेत्रों से, या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से या पंजाब से। तो ये सभी जो है अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये शहरी क्षेत्रों से थे, तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता ये था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। और इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था या उपग्रंथी, इसको उग्रपंथी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो है उपग्रंथी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उग्रपंथी। तो देखिए, उधम सिंह बिल्कुल थे
मदन लाल ढींगरा भी थे और तिलक भी थे जो उग्रपंथी थे, और ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी थे, उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे और वह संभाव और मृदु न्यायप्रथा में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। उन्होंने 1889 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया और 1897 ईस्वी में उन्हें दिनसाई वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। और 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। अगला सवाल देखिए, 43वीं बीपीएससी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन में आया था। तो गर्मपंथी के प्रभावाधीन में कब आया था ये, तो ये आपको बताना है। चौथे नंबर का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका 1906 के बाद, 1906 के बाद ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे, देखिए 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा और गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूंगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं था। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं था। आप देखिए यहाँ पर लिखा है था, मैं मानता हूँ मैंने गलत पढ़ा है और गलत इसीलिए पढ़ा है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए नहीं था कर देता तो क्या हो जाता, तो क्या ये सभी जो है गर्म दल से नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी और अरविंद घोष जो थे ये किसके कौन से पक्ष से थे, तो गर्म दल के पक्ष से थे। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो अरविंद घोष जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी में प्री 2001-2 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और वह गर्म दल के 4 स्तंभों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सामरिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे और सभी के ऊपर अड़ीपुर संयंत्र के करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे एक आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और जो है पांडिचेरी चले गए थे। अगला सवाल देखिए, 45वीं बीपीएससी का सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है नहीं जाना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जल्दबाजी में क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब देखिए, नहीं जाना जाता है तो तिलक को जाना जाता है और हम जानते हैं किसको, अच्छा, नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो नरम दलीय जो है ये तिलक नहीं है, तिलक जो है गर्म दलीय है। तो पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, लाल, बाल और पाल, और जिसमें अरविंद घोष भी आते थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के जो है अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति की आलोचना की और तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम 1 वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम.जी. रनडे समाज सुधारक थे। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो इनके पद्धति क्या थी, अनुनय विनय की नीति थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, जैसे राजा चाहते थे वैसे ये आंदोलन करते थे और उन्हीं के अनुरूप जो है ये आंदोलन करते थे। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका मान लीजिए अगर संविधान में लिखा है कि आपको ऐसे ऐसे विरोध करना है तो ये वैसे ही विरोध करते थे, उसके उलट जो है किसी नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहते थे। और कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धतियां जो है ये राज वामबद्ध आंदोलन थी। ठीक है, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। शेरे पंजाब किसको कहते थे, तो शेरे पंजाब जो कहते थे ये लाला लाजपत राय को कहा जाता था। तो इसका
सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता थे। पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप जो है ये 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब से जाने जाने लगे ये आपको बताना है। तो ये ऐसा कब से जाने जाने लगे थे? 9वें नंबर का ये सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने कोई एक घटना नहीं है दोस्तों, एक लोकप्रिय शिक्षक भी बने थे। उन्होंने जो है इसका भी जो है किया था और उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किया था। तो यह आपका जो है ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक 64वीं बीपीएससी पूरी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया। उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो कितने महीने की जेल हुई थी या कितने साल की जेल हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष की। ठीक है, 6 वर्ष की आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी पर 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारागार की सजा देकर मांडले जेल म्यांमार जो है भेज दिया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने वाला है। और पहला सवाल है कि किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन से वर्ष जो है ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे ये आपको बताना है। तो अगर हम बात की जाए तो जो वी.डी. सावरकर थे ये वर्ष 1937 से 42 तक 1937 से 42 तक इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1937 से 42 तक। देखिए, वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। अगला सवाल देखिए, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह करना था या सशस्त्र क्रांति करना था। बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है दोस्तों और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये इन्हीं की संस्था थी, विनायक दामोदर सावरकर की। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है सशस्त्र क्रांति करना था। वी.डी. सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत से जो है वी.डी. सावरकर संबंधित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपका हुआ था 1904 में नासिक महाराष्ट्र में और संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। और कुछ दिन बाद देखिए 1899 में जो आपका बनी थी कौन सी रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी हम कह सकते हैं, या मित्र मेला जो 1899 में ईस्वी में इन्होंने बनाया था, उसी का नाम जो है बदलकर 1904 में जो है अभिनव भारत कर दिया गया था। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन जो है अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2005 में ये सवाल पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर सी विकल्प हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी और अभिनव भारत और मित्र मेला सभी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर बमकांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था, या मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये जो घटना हुई थी दोस्तों ये हुई थी आपका 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और मात्र 16 या 17 साल का एक जवान जो इस प्रयास में जो है फांसी पर चढ़ गया था। उन्होंने अपने जो है प्राणों की आहुति दे दी आज़ादी के लिए और आज लोग जो है आज़ादी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो है मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके जो है फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। खुदीराम बोस से जो मुजफ्फरपुर बम कांड है इसको पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए
ये घटना हुई थी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर नामक स्थान पर, और यहाँ पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसने किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी बाद में, और जो है खुदीराम बोस को जो है पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी घटना? तो मुजफ्फरपुर में हुई थी। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे, इसमें अशफाकुल्ला खान भी थे, लेकिन सूर्यसेन जो थे ये जो है चटगांव शस्त्रागार वाला मामला आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, ये जो है उससे संबंधित है। इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, और दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से ही संबंधित थे। देखिए, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी जो है जिम्मरमैन योजना से संबंधित थे। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की जो है स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है किसने की थी? 1920 के मध्य में जो है हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, नहीं ये गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, एनजी रंगा, ये हो जाएगा एसएन हार्डिकर। ठीक है, एसएन हार्डिकर, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एसएन हार्डिकर ने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। अगला सवाल देखिए, पटना योग संघ की स्थापना कब की गई थी, या पटना योग संघ की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो पटना योग संघ की स्थापना न तो 1917 में हुई थी, न 25 में, न 30 में, ये 1927 में हुई थी। याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में। सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगला देखिए, भारतीय क्रांति की जननी जो है ये किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो ये सभी गलत हो जाएगा। किसे कहा गया था दोस्तों? तो इनको कहा गया था मैडम बीका जी रुस्तम कामा को। मैडम बीका जी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया था। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। मैडम बीका जी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता जो है पारसी थे, और सोराब जी फ्राम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की, और बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया झंडा जो झंडा फहराया गया था, यह झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। तो इसका जो है कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, फिर से कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो अभी आपने देखा ऊपर कि इन्होंने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने ऐसा किया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, फिर से सवाल कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में जो है तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये हो जाएगा आपका स्टुटगार्ट। ठीक है, स्टुटगार्ट हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल पूछा गया है। देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिन नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। अगला सवाल देखिए, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन
करजन वायली की हत्या जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ था, और मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वायली की हत्या की थी। करजन वायली की ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63 बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 के लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे, और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। अगला सवाल देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसको किसको जो है फांसी की सजा दी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, वीर सावरकर, वासुदेव सावरकर को नहीं, चापेकर को नहीं, और ये जो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये जो है 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूर्यसेन और उधम सिंह भी नहीं, ये हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। 65वीं बीपीएससी 2019 में ये सवाल पूछा गया था। अक्टूबर 1924 में चैतन्यनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, इस पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई, और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए थे। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। देखिए, एक बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक उसके टूटने के बाद फिर से बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? 17वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, ये चाहे इसका अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचएसआर को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया, और सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? आप सभी को पता होगा, बहुत ही जो है फेमस लाइन है, और ये जो है रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त गजल की जो पंक्तियां हैं ये शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं, लेकिन इसको कहा किसने था? ये जो है फेमस किसने बनाया? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। अब क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बिस्मिल दिया गया है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में कह रहा है या बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पर तो बिस्मिल सही हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि यह पंक्तियाँ लिखा किसने है, लिखा किसने है, ये सवाल में था। देखिए यहाँ पर देखिए किसने लिखा है, मैंने सोचा कि किसने कहा है, तो ऐसी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। तो अभी ऑप्शन में तो एक ही बिस्मिल है, और अगर कहीं रामप्रसाद बिस्मिल होता फिर तो ये आपका गलत हो जाता। तो यहाँ पर बिस्मिल अजीमाबादी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको लिखा था, और इसको जो है रामप्रसाद बिस्मिल ने फेमस किया था। देखिए, प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, ये हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह जी ने दिया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है, किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए, मशहूर इनकलाब जिंदाबाद का नारा, मशहूर नारा जो था हकीम अजमल खान, यह जो है चंद्रशेखर आज़ाद, यह जो है हसरत मोहानी। तो अब देखिए, लिखा इन्होंने था, हसरत मोहानी ने, और इसको प्रसिद्ध बनाया था भगत सिंह ने। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये आप डेट मत भूलिएगा, 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ये तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे देश के वीर सपूत हैं, और इनके बारे में जो भी घटनाएँ हुई हैं उनको कम से कम आपको याद रखना तो बनता ही है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 23 मार्च 1931 जो है इसका सही जवाब
हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बमकांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला सवाल देखिए, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी? 67वीं BPSC प्री री एग्जाम 2022 में सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये बी विकल्प हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह की उम्र क्या थी ये आपको बताना है। 24वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और इस प्रकार जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु जो थी ये 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके थे? BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी जो है भगत सिंह नहीं दिया गया है, तो इनका केवल सी ही विकल्प सही हो जाएगा। अब इन्होंने हानिरहित बम का क्या मतलब है? इन्होंने ऐसा बम फेंका था जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन्होंने कहा था कि हमारा काम जो है बहरों को सुनाना था। जो बहरे हो गए हैं, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके कानों तक हमारी बात पहुंचानी थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था और इसके 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम फेंके थे। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बमकांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। अगला सवाल देखिए, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति कैसी थी? तो अनुशीलन समिति जो है क्रांतिकारी संगठन थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी। अब देखिए, इसकी जो शाखाएं थी वो अलग अलग बनी हुई थी। देखिए, मिदनापुर में जो है ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की 1902 में। ढाका में पुलिन बिहारी दास ने, और जो है देखिए सतीश चंद्र बसु ने जो है कलकत्ता में, और 1902 में प्रथमनाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने थे। और जतिननाथ बनर्जी या बाघा जतिन जिसको कहा जाता था, ये भी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो कलकत्ता में अलग था, ढाका में अलग था, मिदनापुर में अलग था, और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ये सचिन नाथ सान्याल ने भी की थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की थी? BPSC स्कूल टीचर में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सचिन नाथ सान्याल ने। सचिन नाथ सान्याल ने, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1913 में सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की, एक शाखा की, और सचिन नाथ सान्याल का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने अपनी कथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी है। अगला सवाल देखिए, फिर से यही सवाल रिपीट हुआ कि किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है पटना में की थी? तो आप सभी को पता है ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? देखिए, 67वीं BPSC का सवाल था और TRE एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना या शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन हो जाएगा। 30वें नंबर का जो सही जवाब है ये सूर्यसेन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, बिहार PCS प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला, आक्रमण कर हथियारों को कब्जा कर लिया और 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाकर 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई।
अगला सवाल देखिए कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में यह सवाल पूछा गया और इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं ये कौन कर सकता है, तो ये जो है अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को अविलंब भारत छोड़ देना चाहिए और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था आप सभी लोग जानते हैं, माइकल ओडायर को। ठीक है, सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था, याद रखिएगा, लंदन में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और माइकल ओडायर को क्यों मारा था, क्योंकि जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जिम्मेदार जो है ये माइकल ओडायर ही था। इसीलिए जो है 1940 में इनकी हत्या किसने की थी, तो जो है उधम सिंह ने की थी। देखिए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में जो है हत्या कर दी थी। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की जो है पुनरावृत्ति का कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसकी पुनरावृत्ति का कारण क्या था, देखिए गांधी जी जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसीलिए जो है अब जो है क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से होने लगी थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व में और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे और इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला सवाल देखिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती की अगर बात की जाए, लाल कुर्ती आंदोलन की, लाल कुर्ती सेना की, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया है। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। धातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल देखिए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और जो है ये सभी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। तो डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द जो है किसने लिखे थे। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द जो है किसने लिखे थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये एच.जी. कीन ने लिखा था इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए एच.जी. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी जो है सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में जो है मुगलों की सत्ता से बागडोर छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। अगला सवाल देखिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था ये आपको बताना है और ये जो है आज के सेशन का आखिरी सवाल था दोस्तों। कल हम जो पढ़ेंगे वो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रंटियर गांधी। आप सभी लोग जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले जो पाकिस्तान में है, इनके एक गाँव में जो है
जन्मे अब्दुल गफ्फार खां जो है, इनको सीमांत गांधी, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, फ़क्र अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं ये। और इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको भी हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सभी PYQ आपको करवा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।